देख रहे हैं योर मनी, हमारा बेहद ही खास शो जो हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और बेहतर तरीके से प्लान कर सके। ये शो आपको यही बताता है कि अगर अब तक आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है तो आज से अभी से कीजिए। कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, तरीका क्या होना चाहिए, किस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको पैसा लगाना है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस से क्या रेलेवेंस है, इन तमाम पहलुओं को हम छूते हैं इस शो के जरिए। तो योर मनी आपका शो जो आपकी करता है मदद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, बच्चों की शादी हो या फिर हो रिटायरमेंट के गोल्स, सभी आपको पूरा करने में हमारा शो मदद करता है। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे शुरू करें या फिर ऑलरेडी शुरुआत कर दी है लेकिन समझना चाहते हैं कि क्या सुधार की जरूरत है, तो आप हमें अपने सवाल ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ अपनी क्वेरीज आप भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर पर भी अपने क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। आप #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल लेकर भेजिए। ये शो लाइव भी जा रहा है फेसबुक, ट्विटर पर, वहां पे अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा मौजूद हैं। कॉलर्स भी काफी सारे हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे जो अपने सवाल पूछेंगे और अपने अपने पोर्टफोलियो लेकर कई व्यूअर्स मौजूद भी हैं। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे और जो पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं वो सुकृति हैं दिल्ली से। सुकृति नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो बताइए मैम। हेलो, मैं ऑडिबल? यस, आपकी आवाज आ रही है। सुकृति सवाल पूछिए। मैंने अभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मुझे कितने मतलब नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितने होने चाहिए, एंड सेकंड कि अगर लमसम जैसे बोनस आता है लमसम अमाउंट हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? अच्छा, तो सुकृति ये बताइए आपकी उम्र कितनी है और आपने फिलहाल कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं कि या स्टार्ट करना चाहती हैं? मैम 27 ईयर एंड मैंने अभी बस 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, एक स्मॉल कैप, एक लार्ज कैप और एक सेकंड। तो मैंने शायद आपके पास एक, हाँ जी एक इंडेक्स फंड है। ठीक है, अच्छा ठीक है। और ये कब से आप इन्वेस्टमेंट शुरू किए आपने? ये मैंने इसी जनवरी से स्टार्ट किया है। जनवरी से शुरू किए हैं। चलिए, तो हर्षवर्धन जी सबसे पहली बात तो सिर्फ 27 साल की उम्र है इनकी और इन्होंने अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दी है, ये कमेंडेबल है। बाकी व्यूअर्स को भी सीखना चाहिए सुकृति से ये। अब सवाल इनका ये है कि 3 फंड ऑलरेडी इन्होंने ले लिए हैं जो कि 3 महीने पहले स्टार्ट किए हैं, 5-5 हजार रुपए डाल रहे हैं। सवाल इनका क्लियर है, लमसम पैसा है तो कहाँ डालें, किस फंड में डालें, और अभी जो इनके SIP चल रही है ये कैसी हैं? तो ये शिपाली आपने सही कहा कि 27 साल की उम्र में अगर ये लॉन्ग टर्म सोच रही है, अपनी रिटायरमेंट के हिसाब से सोच रही है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि जो ये अच्छा कॉर्पस आगे जाते हुए इकट्ठा कर ले। 30 साल करीबन इनके पास है हाथ में, जहां पे ये अच्छा कॉर्पस आगे जाते हुए इकट्ठा कर सकती है। और जहां तक सुकृति आपका सवाल था कि कितने फंड होने चाहिए और आपके पोर्टफोलियो का भी हम देखें और सेक्टर फंड ऐड करने क्या, तो उन सब चीजों पर हम बात करेंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो 5 या 6 स्कीम अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन का जो पर्पस होता है वो पूरा हो जाता है। आपको जो एडिक्वेट एलोकेशन चाहिए अलग अलग मार्केट सेगमेंट में, वो सब आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 5 या 6 स्कीम्स आगे जाते हुए, अभी तो आपकी 4 स्कीम्स हैं, लेकिन आगे जाते हुए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो 5 या 6 स्कीम के अंदर ही सीमित रखिएगा। आपके पोर्टफोलियो पर अगर नजर डालें तो आपने 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें 2 आपके पास स्मॉल कैप है और मिड कैप कोई भी नहीं है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप एक स्मॉल कैप रखें और एक स्मॉल कैप को बंद करके उसे मिड कैप में ट्रांसफर कर लें, ताकि आपके पास एक अच्छा एलोकेशन विथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे हो जाएंगे आपके पास। तो कोटक एंड SBI दोनों का आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप फंड है, तो कोई भी एक रखें। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप SBI स्मॉल कैप को रिटेन करें और कोटक स्मॉल कैप जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप कोटक की एक मिड कैप स्कीम में स्विच कर लें पूरा का पूरा। तो फुली आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप उसे स्विच करके एक नई स्कीम में पूरे पैसे ट्रांसफर कर लेने और आगे की SIP भी उसी में जाएगी। तो कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं कोटक स्मॉल कैप की जगह पे। तो आपके पास लार्ज, मिड, स्मॉल सब कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे। आपने पूछा था सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सेक्टर फंड में आप तभी इन्वेस्ट करते हैं जब आप खुद उस सेक्टर को मॉनिटर और ट्रैक कर पाएंगे।
तो अगर आप ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकते, मान लीजिए आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, कोई भी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये काबिलियत आप में खुद में होनी चाहिए कि आप उसको ट्रैक करें उस सेक्टर को, और कब उस सेक्टर से निकल जाना है ये भी टाइम करें। अगर नहीं कर सकते ये सब तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड अच्छा है, जिसमें सारे सेक्टर ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर अपने हिसाब से ले लेते हैं। आपका लास्ट सवाल जो था कि लमसम अगर आपको कुछ ऐसे इंसेंटिव बोनसेस अभी आते हैं तो उसका क्या करना चाहिए। बट जब लमसम आते हैं और आपका एक गोल आपने बना रखा है, आपका रिटायरमेंट का गोल बना रखा है, एक लमसम आपके पास आने वाला है, टेक्निकली 3 चीजें कर सकते हैं आप, और ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल पे। तो आपकी जहां पे आपको रिस्क एपेटाइट आपको समझ में आती है, आपको मार्केट फंक्शनिंग समझ में आता है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, उस बेसिस पे इन 3 में से ऑप्शन चूज किया जाता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि कोई भी एक अमाउंट आपके हाथ में आया है, वो पैसों को आप इक्वली डिवाइड करके आपकी जो 4 स्कीम्स है उन्हीं में आप लगा दें। तो मान लीजिए लाख रुपए आपको लमसम आता है, तो 25,000 इंटू दी 4 स्कीम्स जो आपके पास है आप उसमें लमसम के रूप में ही इन्वेस्ट कर दें। तो उसमें ऑब्वियसली हाई रिस्क होता है क्योंकि आप लमसम इक्विटी में जमा कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होराइजन है, रिस्क एपेटाइट है तो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप की कैटेगरी का एक प्रोडक्ट लें, जिसमें इक्विटी और डेट का जो वैल्यूएशन होता है वो मार्केट की एलोकेशन जो होता है वो मार्केट की वैल्यूएशन के बेसिस पे होता है। अगर मार्केट एक्सपेंसिव है तो इक्विटी कम होगा, मार्केट लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा होगा। तो इसमें आप लमसम लगाते तो आपको ये डर नहीं होता कि मार्केट में आप ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। तीसरा ऑप्शन जो कई लोग करते हैं वो ये है कि जो लमसम को एक लिक्विड फंड में जमा कर देते हैं और वहां से एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए वो धीरे धीरे इक्विटी में आते हैं ओवर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जैसे उन्हें सुविधा होती है। तो आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप मार्केट को किस तरह से समझते हैं, आपको ये अगर यकीन है कि मार्केट ऊपर नीचे करेगा और लमसम में कोई दिक्कत नहीं आपको इन्वेस्ट करने में, तो आप बेशक लमसम करेंगे। तो ये मैं सुझाव दूंगा कि आप अपने आप का बिहेवियर समझें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर इस चीज के बारे में समझें कि आपको क्या सूट हो रहा है, उस बेसिस से आप सिलेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, तो सलाह आपको दी है हर्षवर्धन जी ने, और क्या बदलाव की जरूरत है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के साथ, कितने फंड्स आइडियली होने चाहिए, तमाम पहलू टच किए हैं और उम्मीद करते हैं आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला होगा। अब अगले कॉलर से बात करेंगे, वीरेश हमारे साथ फोन लाइन पर। वीरेश, गुड इवनिंग, बताइए आपका क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैम। मैं अभी गुड इवनिंग। 30 इयर्स का मेरा एज है। मैंने 23 के एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था रिलायंस रिटायरमेंट फंड से, ठीक है। तो अभी मैं आपको मेरा 1 by 1 इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बोलता हूँ, तो उसमें कुछ चेंजेस करने जरूरी है या फिर वो आप मुझे बता देना। पहला है मेरा कोटक फ्लेक्सी फंड, जहाँ पे मैं पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ 3000 रुपीज पर मंथ। उसके बाद में है निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड, वहां पे मैं लास्ट 1.5 ईयर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ 3000 रुपीज पर मंथ। उसके बाद है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, वहां पे मैं पिछले 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ 6000 रुपीज। अभी पहले 3,000 पर मंथ था, अभी मैंने 6000 पर मंथ कर दिया है। बाद में है निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड, तो मैं 2014 से मैं 3000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके फंड्स हैं हमारे पास, आप अपने गोल्स बताइए फटाफट से। मुझे 7 करोड़ रुपीज मेरा टोटल चाहिए एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो आपने सुना मिस्टर रुंगटा, इनका सवाल 4 फंड्स हैं इनके पास, काफी समय से कर रहे हैं क्योंकि उम्र 30 साल की है, 23 साल की उम्र से शुरू कर दिया है। गोल्स थोड़े से बड़े हैं रिटायरमेंट और घर खरीदने के, तो कितना इनको इन्वेस्टमेंट रेस करना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग फंड्स में क्या चेंजेस की जरूरत है, बताइए। तो नेपाली एक चीज अच्छी है इनके पोर्टफोलियो में या इनका बिहेवियर में बात करूंगा कि काफी लंबी अवधि से इन्होंने एक डिसिप्लिन मैनर में अपनी एसआईपी कंटिन्यू की है। अमूमन हम ये देखते हैं कि जब कोई इन्वेस्टर मार्केट में आता है वो लॉन्ग टर्म का इंटेंट लेके आते तो है, लेकिन फिर बाद में 1, 2 या 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं एसआईपी बंद होने लग जाती है और फिर मार्केट जब ऊपर नीचे करता है तो वापस ऊपर चढ़ने लगता है तो वापस आते हैं। तो ये बिहेवियर हमने बहुत कॉमन देखा है। तो इनके हिसाब से ये एक अच्छी बात है विरेश जी कि आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग एसआईपी है और इसकी वजह से एक डिसिप्लिन बना हुआ है। आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपने अपनी सारी क्वेरी दी है, उसमें 2 ऑब्जर्वेशन मेरे हैं।
पहला कि जो टारगेट आपने बनाया है कि आपको 7 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल में और 1 करोड़ रुपए चाहिए 10 साल में, तो ये टारगेट बहुत अग्रेसिव है। लेकिन कोई हर्ज नहीं है। जैसे आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, आज पहले आपने कम एसआईपी अमाउंट से शुरू किया था और जैसे जैसे बढ़ाते गए हैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आगे जाते हुए भी आप अपनी इनकम के साथ में से बढ़ाते रहेंगे। तो स्कोप बहुत है करने का, टारगेट एग्रेसिव है, लेकिन आगे जाते हुए आप एसआईपी बढ़ाते रहिए तो आई एम श्योर आप बहुत क्लोज आ जाएंगे अपनी टारगेट से। दूसरा मैंने एक चीज और ऑब्जर्व किया है कि सारे गोल्स आपके हैं वो 10 साल मिनिमम है, दूसरा जो है वो 20 साल के लिए आगे का है। तो क्यों ना हम ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाएं जो आपकी जो टारगेट है उसका एग्रेसिव टारगेट है उसके साथ में मैच करता हो। तो 100% एक अगर इक्विटी पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको उसका ग्रोथ आपको मिलेगा, प्लस आपका जो एग्रेसिव टारगेट है उसके पास में आने के लिए आपकी मदद करेगा। तो इसी के लिए थोड़े चेंजेस हम आपके पोर्टफोलियो में करेंगे। आपके पास कोटक फ्लेक्सी कैप और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये दोनों आप मेंटेन करिए, जो भी आप अभी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहिए। तो वो 2 स्कीम भी फिक्स हो गई। आपका निप्पॉन रिटायरमेंट फंड जो है और निप्पॉन का गोल्ड सेविंग्स फंड, ये आपको बंद करना होगा। और इसका जो 6,000 रुपए आप महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके जगह पे मैं आपको एक इक्विटी फंड देता हूं जो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। ये 3-3 हजार करके आप इन 2 फंड में निवेश करिएगा। कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में 3,000 और एसबीआई फोकस फंड में 3,000। तो आपकी चारों जो स्कीम्स है वो 100% इक्विटी फंड हो जाएंगे। और क्योंकि आपका नजरिया 10 साल मिनिमम है और टारगेट एग्रेसिव है, ये आपको उसमें मदद करेगा। आगे जाते हुए जब आप एसआईपी बढ़ाने वाले हैं तो इन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करिएगा या मैक्सिमम एक और जोड़िएगा। तो मेरे हिसाब से आपका ये आपकी रणनीति होनी चाहिए आगे जाते हुए। ओके, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। एसआईपी तो आपको डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेंगे अपने दोनों गोल्स के लिए, क्योंकि गोल्स आपके दोनों बड़े हैं। बदलाव की भी जरूरत है और उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को आप आगे लेकर जाइए। अशोक कुमार सिंह हमारे साथ पटना से अब मौजूद हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अशोक जी, क्या आपको ऑडियो मिल रही है? चलिए, लग रहा है इन तक ऑडियो जा नहीं रहा है। जो डिटेल्स इन्होंने भेजी है वो मैं बता देती हूँ आपको। मिस्टर रुंगटा, उम्र इनकी 60 साल है और इनकम इनकी है 1 लाख पर एनम। 10 साल में इनको 50 लाख का इनका टारगेट है। और आदित्य बिरला सन लाइफ का जनरेशन नेक्स्ट फंड में इन्होंने 10,000 की एसआईपी भी कर रखी है। 6 लाख रुपया इसी फंड में इन्होंने लमसम भी डाला हुआ और एसबीआई फोकस इक्विटी में 2.5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो इनके इन्वेस्टमेंट्स इनकी एज के हिसाब से सूट करती हैं या फिर नहीं, और इनके गोल्स पर आपका व्यू क्या है? तो देखिए दीपाली, एज का हम जो फैक्टर ले रहे हैं वो है ये 60 साल। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि इनकी इनकम से भी हम अगर मैच करें तो कह रहे हैं कि इन्हें लाख रुपया सालाना आता है। तो इनका बहुत क्लियर है कि इनकी ये रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट है और कोई लक्ष्य है जो 10 साल बाद है इनका। तो 10 साल बाद इन्हें 50 लाख रुपए चाहिए। तो नेचुरल सी बात है कि अगर 50 लाख का गोल बना रखा है तो इन्हें इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसे ही अलाइन करने होंगे। अगर 60 प्लस है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट 10 साल के बाद है। अगर हम इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं, आदित्य बिरला का जेन नेक्स्ट फंड जो इनके पास है ये थीमेटिक फंड है। बेसिकली ये फंड क्या कैप्चर करने की कोशिश करता है कि जो डिस्पोजेबल इनकम आज की तारीख में इंडियंस के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है, दिस विल लीड टू कंजम्पशन। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकम है वो कंजम्पशन में स्पेंड होगी। तो जब ये स्पेंड होगा तो किन कंपनियों को इसका फायदा हो सकता है? तो उसमें बैंकिंग आ गया, उसमें कंज्यूमर्स आ गए, बहुत सारी, ये बहुत ब्रॉड 2 थीमेटिक फंड है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है इसका वो काफी ब्रॉड है। ये फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ अप्रोच है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो फंड मैनेजर है उसके पास काफी स्कोप है अच्छी अच्छी कंपनी का पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप अप्रोच है तो फ्लेक्सी कैप में आप कोई मार्केट सेगमेंटेशन पे इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं। नाउ मैं कहूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है, स्कीम अच्छी है, इसमें वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। दूसरी जो स्कीम इनके पास है वो है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, जिसमें करीबन इन्होंने 2.5 लाख रुपया जमा कर रखा है। तो मेरे ख्याल से दोनों स्कीम्स अच्छी हैं, 10 साल तक ये निवेश करके रह सकते हैं। और अगर हम अनुमान लगाते हैं करीबन 12% आसपास अगर रिटर्न इन्हें मिलता है अगले 10 साल में, तो जहां पे ये हर महीने की 10,000 की एसआईपी भी कर रहे हैं, लमसम जो इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, और इस सब मिलाकर अगर हम देखते हैं और ये अगर 12% से ग्रो करता है अगले 10 साल में, तो इनको लगभग अराउंड 50 लाख का टारगेट जो है पूरा हो जाना चाहिए। सो एसेट क्लास भी ठीक है, स्कीम्स भी ठीक है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो आपके पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट्स पर्याप्त है, अपना गोल भी आप हासिल कर लेंगे, प्लस कोई चेंजेस की भी जरूरत नहीं है। तो आप फिलहाल कंटिन्यू कीजिए इन्हीं फंड्स के साथ। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ हर्षवर्धन उंटा मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अपने सवाल अब तक अगर आपने नहीं भेजे हैं तो फटाफट से भेजिए, ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए, और या फिर आप सोशल मीडिया यानी फेसबुक ट्विटर पर भी पोस्ट कर सकते हैं। अगले एक कॉलर से बात भी कर लेते हैं, और हमारे साथ श्रीनिवास राव मौजूद हैं फोन लाइन पर। श्रीनिवास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास 8 फंड है करीब, जो 48,000 में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा एज है 56 ईयर मंथ्स। तो रिटायरमेंट के बाद कितना एक्यूमुलेट हो सकता है? ठीक है, ठीक है, पूछ लेते हैं। तो 8 फंड्स आपके पास हैं, और इनफैक्ट मिस्टर रुंगटा आपने इनका पोर्टफोलियो देखा होगा, करते ही रहे हैं 44,000 के आसपास के SIP, लेकिन 2 फंड्स में ज्यादा इनका अमाउंट जाता है। SBI का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, और दूसरा है SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड। 10,000 25,000 के SIP तो इन्हीं में जाती है, बाकी 6 फंड में तो 1,000-2,000 के SIPs हैं। कंसीडरिंग 56 ईयर्स इनकी एज है, जाना चाहते हैं बाय रिटायरमेंट, तो मान के चलिए 4 से 5 साल या 6 साल मैक्सिमम, इनको कितना रिटर्न मिल सकता है इस पोर्टफोलियो से? दीपाली, अगर हम प्योर कैलकुलेशन के बेसिस पे देखें तो पोर्टफोलियो पे हम बाद में आएंगे, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन देखें, अगर ये 40-48,000 की रेंज में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनका जो कॉर्पस हम एंड में इकट्ठा होते हुए देखें वो करीबन 20 to 30 लाख की रेंज में होगा। जो अगर मैं एज्यूम करूं कि अगर हम 10% का रिटर्न एज्यूम करते हैं ओवर द नेक्स्ट 3.5 ईयर, तो हमारे पास 3.5 साल का टाइम होराइजन लिया है, और 10% में एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि इक्विटी पोर्टफोलियो है पूरा। तो अगर ये 39-40,000 इन्वेस्ट करें तो करीबन 20 लाख रुपया बनता है, और अगर 48,000 रुपया या 44,000 कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20 और 25-30 के रेंज में इनका रिटर्न हो जाएगा। उन्होंने स्पेसिफिकली ये पूछा है कि अमाउंट कितना बनेगा, और वो बेसिस होता है एक अजम्पशन पे। अजम्पशन भी मैंने थोड़ा एग्रेसिव लिया है क्योंकि ये इक्विटी फंड है और 3.5 साल का टाइम होराइजन है। मैं एक ऑब्जर्वेशन और करना चाहूंगा इनके पोर्टफोलियो पे। इन्होंने करीबन 8 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें 2 स्कीम में करीबन 35,000 जा रहा है, बाकी स्कीम्स में जो है वो 1,000-2,000 रुपए ही जा रहे हैं। तो इनका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने का डेफिनेटली बनता है, और अगर हम कंसोलिडेट करते भी हैं उसके बाद भी इनका जो एलोकेशन है वो खराब नहीं होगा। तो मेरा सुझाव 2 रहेगा इनके पास, इनके लिए। एक है ये ABSL मिड कैप और HDFC मिड कैप फंड में से की जो SIPs है, जो इन्वेस्टमेंट है वो बंद कर दे और इसे रीडायरेक्ट कर दे SBI मिड कैप फंड में, जो इनके पास ऑलरेडी है। तो 2 स्कीम ऐसे इनके पोर्टफोलियो कम हो जाएगी। दूसरा HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ये बंद करें, और इनकी जो SIP ABSL आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी में चल रही उसमें उतना अमाउंट बढ़ा दे। तो टोटल में इनकी 8 स्कीम्स में से 3 स्कीम्स बंद हो जाएंगी और ये 5 स्कीम का पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो इसमें जो सारा पर्पस हम बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, सेगमेंट एलोकेशन सब ठीक रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ 3 स्कीम कम हो जाएगी जो उन्हें मैनेज करनी होगी। तो ये सुझाव लेते हुए आगे इन्वेस्ट करें। एट रिटायरमेंट ये डिसाइड करने की पूरे पैसे इक्विटी से निकालने हैं कि हाइब्रिड फंड में स्विच करना है, SWP करना है, ये वो डिसीजन करीबन रिटायरमेंट के आसपास लेंगे तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, थोड़े बदलाव की जरूरत है। टेंटेटिवली कितनी राशि आपको मिल पाएगी ये बताया आपको मिस्टर रुंगटा ने। बदलाव जरूर कीजिए और रिव्यू कीजिए टुवर्ड्स रिटायरमेंट अपने इस पोर्टफोलियो को। फटाफट से एक सवाल लेते हैं। धीरज भट्ट ने एक सवाल भेजा है ईमेल के जरिए। इनकी उम्र 35 साल है, 50,000 रुपए महीना ये कमाते हैं, 10 साल में घर खरीदना है 50 लाख रुपए में, और 25 साल बाद रिटायरमेंट के वक्त इनको 2 करोड़ के आसपास चाहिए। इनके पास 6 फंड शामिल हैं और 2,000 से लेकर 3,000 की इनकी SIPs इन फंड्स में चल रही। फंड्स की डिटेल्स तो इनफैक्ट मिस्टर रुंगटा आपके पास हैं, तो बताइए पहले तो जो पोर्टफोलियो है उसमें चेंजेस की क्या जरूरत है और चेंजेस के बाद इनके टारगेट्स कैसे हासिल होंगे? सुमेल, अगर हम चेंजेस की बात करें तो यस अगेन डुप्लीकेशन है, ज्यादा स्कीम्स है, जरूरत नहीं है इतनी, तो कंसोलिडेट थोड़ा करने के हिसाब से सुझाव देता हूं मैं। L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड जो इनके पास है वो बंद करें और वो अमाउंट को रीडायरेक्ट कर दें SBI स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का आपके पास एक स्कीम हो जाएगी और अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करेंगे
वो 1500 रुपया जो इमर्जिंग इक्विटी का था और एसबीआई का 2500 रुपया, तो टोटल मिला के 4000 स्कीम में बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 4000 में 2 स्कीम की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप जो इनके पास है वो भी बंद करें और उसे रीडायरेक्ट कर दें कोटक फ्लेक्सी कैप जो इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। तो इस तरह 2 स्कीम्स बंद हो जाएगी, डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा और उतना ही एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाएगा कि आपको हर फंड हाउस से स्टेटमेंट वगैरह सब लेने की जरूरत नहीं है। जितनी आपके पास लिमिटेड स्कीम्स होगी उतनी ही आपको मेहनत करके अलग अलग चीजें अपडेट लेंगे, नॉमिनी अपडेट करना है, जो भी कुछ करना है आपको, वो जितने कम स्कीम्स में होगा उतना बेटर होगा। और ये नहीं कि हम कम कर रहे हैं तो हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप सारे सेगमेंट्स में एक्सपोजर लेके आपका डाइवर्सिफिकेशन पर्पस पूरा हो रहा है। बाकी स्कीम्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो गोल्स है, अगेन कंसीडरिंग द इन्वेस्टमेंट अमाउंट विच दी टारगेट बहुत अग्रेसिव है। अगेन आपको इन्वेस्टमेंट्स आगे जाते हुए बढ़ाते रहना पड़ेगा। मैं कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं दे पा रहा हूं अभी, क्योंकि हमें पता नहीं कि है ना किस रेट से हम अज्यूम करें, कितना वो बढ़ा पाएंगे। लेकिन एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपनी एसआईपी की रकम बढ़ाते रहें। और लक्ष्य अगर लंबा है तो इक्विटी फंड का चुनाव करें, अगर शॉर्ट टर्म का है तो आप डेट और हाइब्रिड फंड में एलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सलाह आपको धीरज जी मिली है, बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में उसी के हिसाब से। लेकिन चलिए फटाफट से, जो व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या चॉइसेस हो सकती है, फटाफट से मिस्टर रुंगटा से जान लेते हैं। तो मिस्टर रुंगटा बताइए, आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं? अगर दीपाली में आपको अलग अलग सेगमेंटेशन के एक टिप्स बताऊंगा। तो अगर लार्ज कैप कैटेगरी से शुरू करें तो इंडेक्स बेस्ड फंड अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें हम इक्वल वेट का इंडेक्स फंड का सजेशन देंगे। एडीएसएल इक्वल वेट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का हो गया। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जो एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, जिसमें लार्ज और मिड कैप का 35% ईच एलोकेशन होता है, और बाकी का जो एलोकेशन है वो फंड है जो अपने हिसाब से कर सकते हैं। निपॉन इंडिया मिड कैप निफ्टी 150 इंडेक्स फंड, ये एक मिड कैप सेगमेंट में इंडेक्स फंड है। तो सारी जो 150 कंपनी जो इंडेक्स का हिस्सा है वो पूरे के पूरे आप उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे, तो आपको पूरा मिड कैप सेगमेंट का एक्सपोजर मिल जाता है। पैसिवली मैनेज तो एक्सपेंस रेशियो कम है, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग फ्लेक्सी कैप। ठीक है, तो ये 4 चॉइसेस आपको बताई गई हैं, चारों आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आप नोट भी कर लीजिए और कीजिए अभी से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा आने के लिए शो में और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सीपीसी आवाज।